मैं अशोक त्यागी यूट्यूब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब का जो हमारा जो अध्याय रहेगा, जो हमारा इस आज का जो हमारी क्लास रहेगी, वो क्लास रहेगी यूरोप में राष्ट्रवाद। हमारे इतिहास का बहुत बेहतरीन टॉपिक, अच्छे अंकों का टॉपिक। अब की जो हमारी क्लास रहेगी, हम चाहते हैं कि एसएसटी में अब की बार बहुत से बच्चे हो जाएं 90 पार। हम हमारी आज क्लास में हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। तो देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद की अलग कैसे जलती है, क्या क्या इसमें रहता है, क्या क्या इसमें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1848 में घटना होती है, वो हम देख सकते हैं क्या होती है। तो हम देखते हैं, ठीक है, 1848 में ध्यान देंगे। 1848 में घटना होती है, एक फ्रांसीसी कलाकार, कौन, एक, अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी कलाकार। यहां से कभी भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। फ्रांसीसी कलाकार नोट करते जाएंगे साथ ही साथ। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार होता है और उसका नाम होता है फ्रेडरिक सरियो। क्या नाम होता है? ठीक है, फ्रेडरिक सरियो। कहीं कहीं आपको उसको, इसने क्या बनाया था, इसने एक चित्र बनाया था। क्या बनाया था? एक चित्र बनाया था जिसमें 4 चित्रों का संकलन किया था। ठीक है, उसने एक सपनों के संसार की रचना की थी। किसकी रचना की थी? सपनों के संसार की रचना की थी। सपनों के संसार की क्या करता है? रचना करता है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन अगर यहां से अगर पूछे कि सपनों के संसार की रचना कौन करता है, तो फ्रेडरिक सरियू करता है। 4 चित्र किसने बनाए हैं? तो फ्रेडरिक सरियू ने बनाए हैं। आप ध्यान रखेंगे हर चीज को, एक एक को, कि फ्रेडरिक सरियू ने सपनों के संसार की रचना की थी। इसने एक चित्र बनाए थे और उन चित्रों में क्या बात की थी इन्होंने? जनतांत्रिक, ध्यान रखेंगे, जनतांत्रिक। ठीक, नोट करते जाएंगे। पहले हम बात करते हैं जनतांत्रिक और सामाजिक। जनतांत्रिक और सामाजिक, ठीक है, गणतंत्र। देखिए, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र की मांग कौन करता है कि सामाजिक गणतंत्र होनी चाहिए, जनतांत्रिक होनी चाहिए। ये सबसे पहले जो मांग करता है वो होता है फ्रेडरिक सरियू। तो ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन कोई भी आता है कि सपनों के संसार की रचना कौन करता है, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों के लिए 4 चित्रों की रचना कौन करता है, तो फ्रेडरिक सरियू करता है। आप नोट करते जाएंगे। इसमें इसने क्या बताया था, 2 चीजें नोट करेंगे आप। सबसे पहले क्या क्या था, कुछ इसी में इस चित्रों में कुछ ऐसी चीजें थी जिसे क्या कहा गया था? कल्पना आदर्श। पहली चीज ध्यान रखें, नोट कर लेंगे, कल्पना आदर्श क्या है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लेंगे आपका कल्पना आदर्श क्या है। तो कल्पना आदर्श देखिए, कल्पना आदर्श किसे कहते हैं? आपने देखा है कुछ चीजें लोग ऐसे सोचते हैं जिसको वास्तव में साकार ही नहीं किया जा सकता। यानी ऐसी कोई कल्पना करना जिसको कभी भविष्य में कभी साकार रूप दिया ही ना जा सके, उसे कहते हैं कल्पना आदर्श। ठीक है, किसी राष्ट्र की ऐसी कल्पना करना, राम राज्य की ऐसी कल्पना करना जिसका साकार करना असंभव हो, उसे क्या कहते हैं? कल्पना आदर्श। ध्यान रखेंगे, नोट करते जाएंगे कल्पना आदर्श क्या है। तो कल्पना आदर्श ध्यान रखना, ऐसे समाज की कल्पना करना जिसको वास्तव में स्थापित ना किया जा सके। कल्पना आदर्श ऐसे समाज की परिकल्पना करना जिसको वास्तव में कभी स्थापित ना किया जा सके। ठीक है, ऐसे समाज की कल्पना करना जिसको, ठीक है, स्थापित न किया जा सके। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्थापित न किया
जा सके। ये होता है कल्पना आदर्श। ठीक है, क्योंकि हम इस ऐसे समाज को इतना बड़ा आदर्श बना लेते हैं, ऐसा समाज इतने बड़ा आदर्श होता है जिसको वास्तव में कभी भी साकार रूप नहीं दिया जा सकता। तो कल्पना आदर्श किसे कहते हैं? देखिए दूसरा क्या होगा, इसी में देखते हैं। दूसरा आपसे क्या पूछेगा, आपसे दूसरा पूछ सकता है निरंकुशवाद। ठीक है, ठीक है, ध्यान देंगे। निरंकुशवाद किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान देंगे। निरंकुशवाद क्या है? तो आपने देखा है बहुत सी ऐसी शासन व्यवस्था होती हैं, बहुत से ऐसे राजा महाराजा हुआ करते हैं। आज भी हम बात करें कुछ जगह, खासकर हम बात करते हैं उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया के जो शासक हैं किम जोंग, तो उन्हें निरंकुश शासक भी कहा जा सकता है। तो ध्यान देंगे। ठीक है, तो ऐसी सरकार जिस पर किसी भी प्रकार का क्या ना हो, नियंत्रण हो। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखें निरंकुशवाद किसे कहते हैं? ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो। ठीक है, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, वो शासन क्या कहलाता है? निरंकुश शासन। और ऐसा विचार, जो ऐसी विचारधारा क्या कहलाती है? निरंकुशवाद कहलाती है। ध्यान देंगे, ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना किया जा सके, ठीक है, उसे निरंकुश कहते हैं। और अगर ऐसा विचार है तो उस विचारों को कहते हैं निरंकुशवाद। ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, ऐसे विचारों का जो समुच्चय है, ऐसी शासन व्यवस्था है, उसे हम क्या कहते हैं? निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक है, नोट करते जाएंगे। चार चित्रों की परिकल्पना किसने की थी? फ्रेडरिक सरियू ने की थी। सपनों का संसार किसने रचा था? तो फ्रेडरिक सरियू ने रचा था। जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों की मांग किसने की थी? तो फ्रेडरिक सरियू ने की थी। ध्यान देंगे, एक चीज नोट करते आए। कब होती घटना? 1808। चलिए अब हम आगे इसके बाद चर्चा करते हैं क्या क्या रहेगा। हम देखते हैं, आपने देखा था फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपने चर्चा की थी। आपने पहले भी, आपके गुरुजी ने पढ़ाया होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में चर्चा की गई होगी। इससे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन जो अमूमन, चाहे हम बात करें छोटी परीक्षाओं में, अर्धवार्षिक में भी देखने को मिलता है, कभी कभी वार्षिक परीक्षाओं में, कि अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है, तो देखेंगे सबसे पहले। हाँ, ठीक है, अर्नेस्ट रेनन, रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है। ठीक है, पहले पहला क्वेश्चन मार्क आपके लिए रहेगा कि अर्नेस्ट रेनन के अनुसार क्या, राष्ट्र क्या है। देखिए एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। कौन था? अर्नेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी क्या था? दार्शनिक था। इसने एक निबंध लिखा था, और उस निबंध का क्या नाम था जो आपके सामने मैंने लिखा है, राष्ट्र क्या है। ठीक है, इसने एक निबंध लिखा था। क्या लिखा था? निबंध लिखा था। और निबंध का जो मुख्य विषय था वो था राष्ट्र क्या। ठीक, देखिए इसका एक विषय था राष्ट्र क्या है। ठीक है, तो आप नोट कर लेंगे कि अर्नेस्ट एनन का जो रेनन का जो निबंध है, उस निबंध का क्या नाम है? राष्ट्र क्या। देखिए, तो आप देख सकते हैं, तो अर्नेस्ट रेनन ने, क्योंकि एक फ्रांसीसी दार्शनिक था, ये क्या करता है, सोर्बोन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान के दौरान, कौन से विश्वविद्यालय में? सोर्बोन विश्वविद्यालय में। ध्यान देंगे, किस विश्वविद्यालय में? सोर्बोन। ठीक है, सोर्बोन विश्वविद्यालय।
देखिए सोबोर्न विश्वविद्यालय में इसने व्याख्यान का विषय देते हुए अपने एक निबंध जो था, उस निबंध का नाम था राष्ट्र क्या है। उसने राष्ट्र की क्या बताई थी, परिभाषा बताई थी। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है, तो आपको क्या रखना, क्योंकि हम लोग कहते थे राष्ट्र क्या है, कुछ लोग कहते थे समान भाषा वाले लोग हों, समान नस्ल वाले लोग हों। यानी समान भाषा समान नस्ल के अगर जो लोग होते हैं उसे अमूमन क्या मान लेते थे, समान नस्ल धर्म के लोग हों, समान भाषा के हों, तो हम उसे राष्ट्र कह लेते थे। लेकिन अर्नेस्ट रेनन ने क्या कहा, ये राष्ट्र नहीं, यानी धर्म भाषा क्षेत्र आदि के आधार पर जो एकता है वो राष्ट्र नहीं है। ये क्या कहता है राष्ट्र, तो देखिए इसकी परिभाषा, इसके अनुसार राष्ट्र क्या है। तो देखिए राष्ट्र की क्या परिभाषा बताता है, ध्यान रखना, बिल्कुल सरल है। देखिए एक राष्ट्र क्या है, एक राष्ट्र त्याग बलिदान शहीदों, ठीक है, शहीदों के योगदान, ठीक है, यानी ये कहता है राष्ट्र क्या है, तो एक राष्ट्र त्याग बलिदान शहीदों के योगदान, ठीक है, उनकी निष्ठा, उनकी क्या, त्याग बलिदान, उनकी निष्ठा, ठीक है, अतीत महान पुरुषों, ठीक है, लिख लेंगे आप साथ ही साथ, महान पुरुषों, एक एक चीज को नोट करते जाएंगे। महान पुरुषों के नाम, के नाम गौरव, ठीक है, महापुरुषों के नाम गौरव, ठीक है, और गौरव की सामाजिक पूंजी, की सामाजिक पूंजी, की सामाजिक पूंजी को क्या कहा जाता है, पूंजी को क्या कहते हैं, राष्ट्र कहा जाता है। कुछ आपको परिभाषा कहीं कहीं बड़ी मिल जाएंगी, लेकिन आप अमूमन यही याद कर लेंगे, काफी आपके लिए कहा जाता है। यानी राष्ट्र क्या है, एक राष्ट्र त्याग बलिदान शहीदों के योगदान, उनकी निष्ठा, अतीत और महान पुरुषों के नाम गौरव की सामाजिक पूंजी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। नोट कर लेंगे। अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है, तो एक राष्ट्र क्या है, त्याग बलिदान शहीदों के योगदान निष्ठा, ठीक है, अतीत महान पुरुषों के नाम गौरव की सामाजिक पूंजी को क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो हमने अब चर्चा की अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है, तो इन्होंने इसी बीच कहा था जनमत संग्रह, किसके बारे में कहा था, जनमत संग्रह, ध्यान रखेंगे। हाँ, इन्होंने कहा था किसके बारे में, जनमत संग्रह किसे कहते हैं, ध्यान रखना, लिखते जाना इसको, जनमत संग्रह। अमून आपने खूब सुना होगा ये बात है कि हम जन्म संग्रह करा लेते हैं। क्या होता है जन्म संग्रह, तो आप देखेंगे। हाँ, तो देखिए, तो ये क्या होता है, एक प्रत्यक्ष मतदान होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष मतदान। ये प्रत्यक्ष मतदान होता है, हाँ, जिसमें सभी लोगों की, इसकी सभी लोगों की किसी विषय पर, किसी विषय पर, ठीक है, सहमति या असहमति, ठीक है, सहमति या असहमति को, अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखते जाएं आप। यानी प्रत्यक्ष जनमत संग्रह क्या होता है, तो प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसमें सभी लोगों की किसी विषय पर सहमति या असहमति, ठीक है, को जाना जाता है। किसी विषय पर सहमति या असहमति
को जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? जनमत संग्रह कहते हैं। जन मान ले जनता का मत मान, उनका विचार क्या है, किस बात को वो स्वीकार करना चाहते हैं और किसको अस्वीकार करना चाहते हैं। तो ध्यान देंगे, ये हुआ हमारा जनमत संग्रह। ठीक है, तो अभी हमने जाना है फ्रेडरिक सरयू के बारे में, इसके बाद हमने अर्नेस्ट रेनन के बारे में, हमने इसके बीच में चर्चा की थी निरंकुशवाद की। ऐसा शासन जिस पर अंकुश ना हो उसे क्या कहते हैं? निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक है, इसी बीच हमने जाना था यूटोपिया। यूटोपिया यानी कल्पना आदर्श। ध्यान रखेंगे, यूटोपिया क्या है, कल्पना आदर्श क्या है। तो हम ऐसे समाज की कल्पना करें जिसका कभी साकार रूप नहीं दिया जा सके। इसके बाद हमने जनमत संग्रह, तो ये प्रत्यक्ष मतदान का तरीका, जिससे किसी व्यक्तियों के बात के लिए स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं किसी विषय पर चर्चा करने के बाद। देखिए अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान देंगे, नोट करते जाएंगे। अगर हम बात करते हैं, देखिए मोस्ट बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है? तो ध्यान देंगे, फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? ध्यान देना, फ्रांस में क्रांति कब होती है या फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? ध्यान देना, क्वेश्चन अगर पूछे आपसे कि फ्रांसीसी क्रांति कब होती है या फ्रांस में क्रांति कब होती है, तो वो होती है कब? आपको बता दूं 1789। कब होती है? ध्यान देंगे, लिखते जाएंगे 1789। ठीक है, ये ध्यान देंगे आप, इस चीज को स्पेशल नोट करेंगे कि फ्रांस में क्रांति कब होती है, तो 1789 में होती है। क्योंकि बहुत बार बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रांस में क्रांति कब होती है, तो फ्रांस में क्रांति होती है आपकी 1789। देखिए ये जो हमारी क्लास है, जो हमारी हमने जो क्लास प्रारंभ की है, उसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो बच्चे हमसे वंचित रह रहे हैं वो भी बच्चे एसएसटी में अब की बार 90 पार करें। ठीक है, तो हमने बात की थी किसकी? फ्रांसीसी क्रांति कब होती है, तो कब होती है? तो 1789 में। तो देखिए ये किसके नेतृत्व में होती है, क्योंकि उस समय इस क्रांति का सेनापति कौन था? आगे आप पढ़ोगे, नेपोलियन संहिता के बारे में पढ़ोगे, जिसे नागरिक संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, वो उस समय सेनापति था। तो हम चर्चा कर रहे थे फ्रांसीसी क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति कब होती है, तो वो क्रांति होती है 1789। ठीक है, नोट कर लेंगे आप सभी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा, आपने देखा था फ्रांसीसी क्रांति हुई, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के पीछे क्या कारण थे? क्या क्रांतिकारियों ने किया जिससे सभी लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने निरंकुश शासन के खिलाफ क्या कर दी? क्रांति कर दी। ध्यान देना, क्योंकि फ्रांसीसी जनता जो निरंकुश शासन था उसके अत्याचारों से त्रस्त थी। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने, फ्रांसीकारी जो फ्रांस के जो हमारे मुक्ति चाहने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया था? तो ये क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है कभी कभी, तो आप देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, यानी फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए थे? ध्यान देना, क्वेश्चन क्या रहेगा। ठीक है, हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांतिकारियों क्रांतिकारियों ने, ठीक है, राष्ट्रवाद की, किसकी? राष्ट्रवाद की भावना को मजबूती देने के लिए, क्या मजबूती देने के लिए क्या कदम उठाए? ध्यान देना, क्या कदम उठाए? आपने देखा था जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इसके पीछे इन महान क्रांतिकारी लोगों की बहुत बड़ी दूरदृष्टि थी, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जन्म लेती है। तो इन्होंने ऐसा क्या किया था जिससे फ्रांस के लोग क्रांति करने के लिए तैयार हुए, एकजुट हो गए थे
देश की एकता को मान रहे थे, तो देखेंगे सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांतिकारी को मजबूती देने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, ध्यान रखना। पहला काम क्या किया था, ठीक है, देखिए उन्होंने क्या किया था। पहले एक राष्ट्र का तिरंगा बना, राष्ट्र तिरंगा, एक झंडा बनाया था, क्या था, राष्ट्र तिरंगा झंडा, ठीक है। यानी उन्होंने राष्ट्र के रूप में एक तिरंगे झंडे को स्वीकृति दी थी कि हम सभी लोगों के लिए ये झंडा महत्वपूर्ण है। अपने हर हिंदुस्तान के, अगर आजादी की लड़ाई की बात करूं तो आपने देखा है कि हमारे देश की शान और बान के लिए इस झंडे को कभी आँच आने पर हम अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। तो इसी तरीके से फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने देश में राष्ट्रवाद की भावना को भरने के लिए एक तिरंगा झंडा बना दिया। दूसरा क्या करते हैं, देखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे आप, ध्यान रखना है। इन्होंने दूसरा क्या किया था, इन्होंने पितृभूमि, क्या चीज, ध्यान रखेंगे, पितृभूमि। दूसरी और बात कही इन्होंने, ये हमारे पिताओं की, ये हमारे पूर्वजों की, पुरखों की भूमि है, ये बात उन्होंने की थी। इसके बाद उन्होंने नागरिक, ठीक है, विचारों, पितृभूमि और नागरिक विचारों की क्या की शुरुआत की, ध्यान देंगे, नोट करते जाएंगे, बहुत सरल उत्तर है इसका। तीसरा आप देखिए क्या किया था इन्होंने, आप नोट करते जाएंगे, तीसरा इन्होंने क्या किया था, ठीक है, हाँ, इन्होंने क्या कर दिया, सभी को समान अधिकार की बात मांग, क्या कर दिए थे, सभी को समान अधिकार प्रदान कर दिए गए। चौथा और क्या किया गया, आप देखें, चौथा इन्होंने क्या किया गया था, ध्यान रखना, हाँ, पहले जो स्टेट जनरल होता था, क्या होता था, स्टेट जनरल होता था, उसका नाम अब क्या कर दिया, नेशनल असेंबली कर दिया। क्या कर दिया गया उसका नाम, नेशनल असेंबली कर दिया गया। ध्यान रखेंगे इसको, क्या नाम कर दिया गया, किसका, ई स्टेट, ठीक है, जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया, नेशनल असेंबली। क्या नाम कर दिया, नेशनल, ठीक है, क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। नोट करते जाएंगे, स्टेट जनरल का नाम इन्होंने क्या कर दिया, तो इन्होंने नेशनल असेंबली कर दिया गया, ध्यान रखना। इसके बाद और इन्होंने क्या किया, हाँ, पांचवा, सामुदाय या सामाजिक समुदाय की बात की, इसकी, एक सामाजिक समुदाय, कि हम सभी किसके भाग हैं, एक सामाजिक समुदाय के भाग हैं, इसकी बात की। इसके बाद इन्होंने और क्या किया वो देखते जाएंगे, जिसे फ्रांस के लोगों में किसकी भावना बढ़ गई थी, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ गई थी। और क्या किया गया था, ठीक है, नई स्थितियां रची गई, शहीदों का गुणगान किया गया। क्या किया गया, शहीदों का गुणगान किया गया। मैं ज्यादा नहीं लिखा रहा हूं, मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। इसके बाद हम बात करेंगे और क्या किया गया। देखिए मैंने कहा था शहीदों की, शहीदों का गुणगान किया गया, नई स्तुतियां रची गई, ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। किसकी, यहां लिखेंगे, सातवां पॉइंट, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। क्या की गई, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, ठीक है, ध्यान देंगे। और भी कई सुधार देखने को मिलते हैं, हम बात करते हैं, ठीक है, नागरिकों की जो भूमि पर रहने वाले थे, जो उनके भू कानून थे, वो समान कानून बनाए गए, समान क्या बनाए गए, कानून बनाए गए, ध्यान रखें, नोट करेंगे। इसके बाद देखिए आपका क्या होता है नवा, वो भी देखेंगे, समान कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। आयात और निर्यात शुल्क में क्या कर दी जाती है, आयात
निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है। आयात निर्यात शुल्क की समाप्ति, ठीक है, शुल्क की समाप्ति। और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है, लेकिन इतना ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। माप तौल की समान व्यवस्था स्थापित की गई। और 10वां लिखना चाहें तो जो नाप तौल की जो थी वो एक व्यवस्था कर दी, क्योंकि पहले नाप तौल सब जगह अलग अलग हुआ करता था। इसके बाद जो क्षेत्रीय बोलियां थी, उन क्षेत्रीय बोलियों की जगह फ्रेंच भाषा को ज्यादा वरीयता दी गई। ध्यान देंगे इस चीज को। 10वां क्या था, ध्यान रखेंगे। समान नाप तौल की व्यवस्था की गई। आयात शुल्क जो था, निर्यात शुल्क, वो समाप्त कर दिया गया। क्षेत्रीय बोलियों के स्थान पर क्या क्या, फ्रेंच भाषा को ज्यादा वरीयता दी गई। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राष्ट्रवाद की भावना को मजबूती देने के लिए क्या कदम उठाए, तो ध्यान रखना, उन्होंने एक तिरंगा झंडा अपनाया था, पितृभूमि और नागरिक विचारों की शुरुआत की थी, समान नागरिक अधिकारों की बात की, स्टेट जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली के चुनाव करवाए, समान एक सामाजिक समुदाय की स्थापना की, शहीदों का गुणगान किया गया, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था लागू की गई, समान कानून बनाए गए सबके लिए, ठीक है। आयात और निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जो हमारा 10वां था, समान माप तौल की व्यवस्था स्थापित की गई। और हमारा जो 10वां था वो हमारा 11वां जो रहेगा, उसमें क्षेत्रीय बोलियों के स्थान पर फ्रेंच भाषा को ज्यादा वरीयता दी गई। नोट करते जाएंगे आप। चलिए, कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो। कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हो। और मैं चाहता हूं कि मेरी जो निःशुल्क शिक्षा की मुहिम है, जो हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए हैं, मैं चाहता हूं हमारे कक्षा 10वीं और इतिहास के जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ठीक है। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले नई वीडियो आपको मिलते रहें। हम चर्चा कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। अभी हमने एक चर्चा की थी कि यूरोपीय फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे क्या कदम उठाए थे जिससे वहां फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। अगला हम अगर बात करते हैं तो आप देखेंगे और क्या होता है। ध्यान रखना, इन क्रांतिकारियों, क्वेश्चन अगर पूछा जाए जैकोबिन क्या है, ध्यान देना भाई साहब, पूछ सकता है जैकोबिन क्या है, ध्यान रखना जैकोबिन क्या है। तो जो लोग फ्रांस में बदलाव चाहते, जो लोग फ्रांस में बदलाव चाहते थे, उन लोगों का जो समूह बना के एक संगठन बनाए गए थे, उन्हें क्या कहा गया था, जैकोबिन कहा गया था। ध्यान रखना, क्या कहा गया था उनको, जैकोबिन कहा गया था इनको, ठीक है। जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी, जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। इसके बाद एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए इसी पार्ट से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इतिहास का, बोर्ड में पहला ही क्वेश्चन होगा इसी से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें और क्या हो सकता है। तो रहमान, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो एक डिजाइन बनाया था, किसने बनाया था, 1798 में। किसने बनाया था, 1798, ध्यान देंगे, 1798 में किसने बनाया था, एड्रियास एंड्रियास, ठीक है, ध्यान देंगे, 1798 में एडियास, ठीक है, रेममान, किसने, एड्रियास रेममान ने एक चित्र बनाया था। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा पढ़ते समय, आपके पाठ्य पुस्तक के जो पृष्ठ संख्या है 5 पे ये लिखा हुआ है, इस पर चित्र बना हुआ है। तो 1798 में एडियास रेहमान ने एक चित्र बनाया था, और चित्र की एक खासियत क्या थी आप देख सकते हो उसको। इसने क्या कहा था, ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर पूछे जाए कि लोगों, क्या, लोगों को अपनी
एडियास रेमन ने क्या लिखा था कि लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। आजादी, ठीक है, इसमें मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा सुन लेना क्या होगा, कि लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, किसका कथन है? तो ये एडियास रहमान का ध्यान में कथन है, ध्यान रखना इसमें, क्योंकि निरंकुश शासन था, ठीक है, और ये एक क्या था, पत्रकार था, क्या था, एक पत्रकार था, और ये जर्मन जैकोबिन गुट का क्या था, सदस्य था। ध्यान देंगे इस चीज को, ये जर्मन क्या था, जैकोबिन गुट का एक सदस्य था, जिसने कहा था कि लोगों को अपनी आजादी क्या करनी चाहिए, मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। हाँ, एक एक चीज को नोट करते जाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। इसके बाद क्या क्वेश्चन रहता है, तो बढ़िया क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता किसे कहते हैं। ध्यान देंगे, नेपोलियन संहिता 1804 वाला, ध्यान रखेंगे 1804, नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता, या क्वेश्चन आ जाए नागरिक संहिता। देखिए, आपने देखा था 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है, उसके लगभग 10 वर्षों के बाद फ्रांस का महान सेनापति नेपोलियन वहां का शासक बन जाता है, और शासक बनने के बाद 1804 में वो फ्रांस में कुछ सुधार करता है, कुछ नागरिक लोगों के लिए नई नई व्यवस्थाएं करता है, इसलिए इस संहिता को नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता कहते हैं। ध्यान रखना, फ्रांस में सुधार की एक व्यवस्था लागू करने के लिए नेपोलियन ने जो कानून बनाया था, उस कानून को नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता, ध्यान रखना नागरिक संहिता क्या है, क्योंकि ये 1799 में ये फ्रांस का शासक बन जाता है, क्योंकि ये उस समय जब क्रांति होती है तो वहां का एक मुख्य सेनापति होता है। इसके बाद वो फ्रांस में सुधारों की शुरुआत करता है, वो फ्रांस में सुधार के लिए एक नया कानून लाता है, उस कानून को कहते हैं नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता। देखिए क्या क्या किया था, नोट करते जाएंगे आप। जैसे ही नेपोलियन संहिता आ जाती है तो क्या क्या होता है आप देखेंगे। सबसे पहले क्या बदलाव आते, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या सुधार किए गए, क्या बदलाव किए गए, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। नेपोलियन ने क्या सुधार किए, क्या बदलाव किए, नागरिक संहिता क्या है, क्या क्या इससे बदलाव आते हैं फ्रांस में। तो नंबर 1, जन्म आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति, जन्म, ठीक है, आधारित विशेषाधिकारों की क्या कर देता है, विशेषाधिकारों की क्या हो जाती है, समाप्ति। ध्यान देंगे क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है, ठीक है। जन्म आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे और क्या होता है, कहां पर, फ्रांस में। तो देखिए सबसे पहले, हाँ, कानून के समक्ष या कानून के समक्ष सबको क्या दे दी जाती है, बराबरी दी जाती है। ध्यान रखेंगे, अगर हम इसकी बात करें, आपने अगर पढ़ा हो पहले भी कि नेपोलियन संहिता में क्या हुआ था, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया था, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, क्या बनाया गया, सुरक्षित बनाया गया। और क्या होता है, और भी आप देख सकते हो नेपोलियन संहिता में क्या क्या होता है। इसके बाद देखिए आप, हाँ, प्रशासन सुधार किया गया। इसके बाद और क्या होता है, प्रशासनिक सुधार के बाद आप देख सकते हैं सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है। छठवां आप देख सकते हो, बढ़िया है, बहुत अच्छा नोट्स है, आप लिख सकते हो, भूदासत्व,
भू दासत्व और जो उस समय की जमींदारी प्रथा थी, उससे क्या दिलाई जाती है सबको? मुक्ति दिलाई जाती है। अंतिम क्या है इसमें आप देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, जो भी किसानों पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त कर थे, उनको भी क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं नेपोलियन संहिता क्या है? जन्म आधारित विशेषाधिकार में समाप्ति कर दी गई, कानून के समक्ष सबको बराबरी दी जाती है, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया जाता है, प्रशासनिक सुधार किए जाते हैं, सामंती व्यवस्था खत्म कर दी जाती है, भूदास और जागीरदारी जो व्यवस्था थी उससे सबको क्या कर दिया जाता है? मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। इस हाँ, इसके बाद जो इसी अध्याय की अगली क्लास हमारे अगले, ठीक है, पॉइंट में मिलेगी आपको। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।